एक्सप्रेशन जो सी इट कैन स्टिल चेंज। ये क्या हो सकता है कि अगर ये वाला पॉइंट 0 हो गया तो आप इसमें से जो राइट हैंड साइड है इसमें से डेल्टा जी नॉट को यू कैन ब्रिंग इट ओवर हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो नाउ दिस इक्वेशन एक और एक्सप्रेशन भी इसमें से बन सकती है, विच इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल क्यूब। दैट इज ऑल्सो अनदर एक्सप्रेशन जो कि इसमें से बन सकती है, तो वो भी है। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि इसमें जो डेल्टा जी है वो हमें बताएगा अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। और मैन क्यू एंड के का डिफरेंस अगेन करवा दें। ठीक बेटा, क्यू एंड के जो उनसे है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। होता ये है कि जब आपका एक होता है जब आपका रिएक्शन हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आप क्यू यूज करते हैं विच इज द रिएक्शन कोशेंट, और जब आपका रिएक्शन रुक जाता है, खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो फिर आप Q को K से रिप्लेस कर देते हैं जो कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम रीच करके, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपका रिएक्शन जो है इट हैज स्टॉप। ये जो आपने क्वेश्चन उसामा पूछा था ना, उसका जवाब मैं अभी भी आपको दे सकती हूँ। वो ये है कि ये बात ये है ना कि स्टैटिक इक्विलिब्रिया और जो इक्विलिब्रियम में आपका रिएक्टेंट रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट रेट, ये असल में बेसिकली एक ही चीज होती है। होता क्या, स्टैटिक और इक्विलिब्रिया तो इक्विलिब्रिया ही है, चाहे आपको स्टैटिक कह दें या ये इक्वल का नाम दे दें या जो भी दे दें। स्टैटिक का मतलब यही है जो हमने, इक्विलिब्रिया इज द सेम थिंग जो कि अभी हमने डिस्कस किया, व्हिच इज हैज द मीनिंग दैट द रिएक्शन हैज स्टॉप्ड। ठीक है, रिएक्शन रुक गया। अब चाहे आप इसको स्टैटिक कह लें या कुछ और कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपने लिखे ना यहाँ पे बात के रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट, वो हो ये रहा होता है कि उसके लिए एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रिया। स्टैटिक इक्विलिब्रिया एंड स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रिया भी एक ही चीज है, बट दे हैव जस्ट बीन गिवन डिफरेंट नेम। डायनामिक इक्विलिब्रिया का मतलब ये होता है कि अपेरेंटली हमें लगता है, जो स्टैटिक इक्विलिब्रिया होता है वो ये होता है कि अपेरेंटली लग रहा है कि रिएक्शन रुक गया ना, कि अब कोई रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे, जितनी उनकी अंदर एबिलिटी थी रिएक्शन की वो कंप्लीट हो गई। पर ये तो हम चीज को मैक्रोस्कोपिक बिग पिक्चर के थ्रू देख रहे हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिकली जाकर अगर अपने रिएक्शन को ऑब्जर्व करना चाहें तो आपको रिएक्शन रुका हुआ नजर नहीं आएगा। देयर वुड स्टिल बी समथिंग गोइंग ऑन, नॉट इन द रिएक्शन, रिएक्शन तो रुक गया है, लेकिन ये हो रहा होगा कि आपके रिएक्टेंट्स अभी भी एक दो प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो रहे होंगे। लेकिन जितने रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होना है, क्योंकि रिएक्शन की एबिलिटी तो खत्म होगी ना, जो आपने क्वेश्चन लिखा था इक्वल टू रेट, द रेट एट विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स एक दो, उतने ही रेट से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो क्या होगा कि वो डायनामिक हो चुका होगा, स्टैटिक है, रुका हुआ है, लग नहीं रहा कि रिएक्शन हो रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली जब आप जाकर उसको ऑब्जर्व करते हैं तो एक दो रिएक्टेंट्स गलती से शायद प्रोडक्ट बन जाए, लेकिन चूंकि रिएक्शन की एबिलिटी खत्म हो गई है तो उतने ही प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे। दैट इज व्हाई द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली आपका इक्विलिब्रिया ही होता है। नाम उसको स्टैटिक और डायनामिक इसलिए दिया जाता है कि जब आप माइक्रोस्कोपिकली जाकर उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो आपको एक चलती हुई स्टेट में, डायनामिक का मतलब है कि देयर इज something going on very gently and slightly which you cannot observe macroscopically. Usama, I hope you were able to understand this point. ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रिया ही होता है, इट इज हाउ यू ऑब्जर्व योर इक्विलिब्रिया। हाँ, मैं बिल्कुल वो भी समझाती हूँ। ठीक है, अब पहला वो वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो इक्विलिब्रिया ही है, हमने उसको ऑब्जर्व किस तरह करना है, माइक्रोस्कोपिकली या मैक्रोस्कोपिकली। मैक्रोस्कोपिकली बड़ी पिक्चर में रुका हुआ नजर आ रहा है, माइक्रोस्कोपिक में आपको वो डायनामिक मूव करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जितने उधर जाएंगे उतने ही वापस उस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये उसका मतलब। अच्छा, अब क्यू एंड के जो है वो क्या है कि जब आप अपना, अब क्यू क्या है ओवरऑल या के क्या है कि आपकी रेशो है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन की टू द रेशो ऑफ द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। लेकिन आपका रिएक्शन जो सा है उसके दो एस्पेक्ट्स है, एक वो टाइम जिसपे वो शुरू हुआ और चलता जा रहा है, हो रहा है जब तक कि वो रिएक्शन खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो उस वक्त तक जब तक हम अपने रिएक्शन चल रहा है तो हमारा क्या है कि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन
The concentration of the reactants is also changing. वही बातें convert हो रहे हैं, पहले से कम हो रही है concentration. And the concentration of the products which is present in the numerator is also changing, क्योंकि वो concentration gradually बढ़ रही है, ठीक है ना. तो क्या होगा कि तब हम जो भी, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स, अब वो चाहे रिएक्शन 1 मिनट चले, 1 घंटा चले, 2 घंटे चले या फ्यू डेज तक चलता रहे, डिपेंडिंग कि वो कितना लंबा रिएक्शन है, हम जब भी अपने रिएक्शन को मॉनिटर करना चाहेंगे तो हम के की जगह क्यू की टर्म यूज करेंगे, रिएक्शन कोशेंट. हालांकि वो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ही है, लेकिन चूंकि कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, क्या 5 मिनट के बाद कोई और कॉम्पोजिशन हो जाएगी, अनदर 10 मिनट्स कोई और कॉम्पोजिशन हो जाएगी. सो वी कैन नॉट यूज द टर्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का तो मतलब होता है कि रुक गई है, बट बिकॉज द कॉम्पोजिशन इज चेंजिंग सो वी विल यूज द टर्म रिएक्शन कोशेंट. बट वंस द रिएक्शन स्टॉप्स, रुक गया रिएक्शन, इक्विलिब्रियम आ गया, अब क्या होगा, अब ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होगी ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी. तो अब जब हम कंसंट्रेशंस को की रेशियोज लेंगे उन वैल्यूज को, अब हम Q की जगह हम Q को रिप्लेस कर सकते हैं विद K, which is actually the equilibrium constant, which is actually the ratio of the concentration of the products to the concentration of the reactants. But now because the reaction has stopped, तो इस वजह से हम Q की जगह K को यूज करते हैं. आपको समझ में आई बात जी? उसामा, इज इट क्लियर नाउ? ओके, अब आ जाइए इसी को एक्सप्रेशन को जरा थोड़ा सा एक दो इसकी जरा इंपॉर्टेंस जो है वो देख लेते हैं, जिस तरह हमने हर एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस देखते हुए आए हैं इक्वेशन 1 की. सो लेट अस लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन जो अभी हमने बनाई है या हम लोगों ने देखा है. 2-3 पॉइंट्स कि एक तो हमें ये रिलेशनशिप दे रही है सेल पोटेंशियल का, क्योंकि सेल पोटेंशियल ये ना जी और ई जोन से हैं, अभी हम पीछे पहली स्लाइड में देख कर आए थे कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. वो भी हमने जो पॉइंट्स बनाए थे उसमें हमें पता चला था कि जी एंड ई आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो अगर हमें जी के बारे में पता चल रहा है तो इसका मतलब है कि हमें असल में जो सेल का जो पोटेंशियल है, ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल वोल्टेज, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है. तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू वी कैन, ये जो नर्स्ट इक्वेशन है, it gives us the relationship between the cell potential under non-standard conditions, these are the non-standard conditions, and versus the standard state cell potential. ये state cell potential है और ये जो non-standard states थी जिसके ऊपर हम रिएक्शन कंडक्ट कर रहे थे, ये उसके दरमियान हमें एक रिलेशनशिप बता के देते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक और चीज क्या इस इक्वेशन से पता चलती है कि हमें जो फ्री एनर्जी चेंज जो है, ये भी, क्योंकि ये भी सारा रिलेटेड है, which is associated with an electrochemical reaction, हमें उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है. और तीसरी बात ये है कि चूंकि हमने यहाँ पर कोशेंट यूज किया हुआ है इस वक्त, तो हमें क्या फायदा है कि वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई. ये जो ई हमारा इलेक्ट्रोमोटिव जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, we can calculate is as a function of the concentration of the reactants and the product. यानी कि किसी भी टाइम पे आपका रिडॉक्स रिएक्शन जो सा है वो चल रहा है, तो हम उसको नॉट ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई ऑफ द सेल मालूम कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी कर सकते हैं. यानी कि शुरू में भी कर लें, बीच में भी कर लें, एंड में भी कर लें. यानी कि हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो सी है इसके थ्रू मिल जाती है. और सबसे आखिरी बात जो ये वाला पॉइंट था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके आपको, यहाँ पर ये चौथा वाला पॉइंट तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैंने आपको लिख भी दिया. ठीक है, अब देखते हैं कि if this is enough about this slide, so I will move to the next slide, जिसके अंदर मैंने इसको एक न्यूमेरिकल आपके लिए एक्सप्रेस किया हुआ है कि हम इस वाली एक्सप्रेशन को कैसे यूज कर सकते हैं कि हम नॉन स्टैंडर्ड का स्टेट्स भी हमारे पास हो, स्टैंडर्ड स्टेट भी हो और रिएक्शन कोशेंट भी हमारे पास मौजूद हो, तो हम कैसे ये सारी चीजें मालूम कर सकते हैं. लेकिन मैम इस इक्वेशन में हम लोग फिर जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा तो फिर तो हम लोग काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि रिएक्शन कोशेंट यूज हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं यूज हो रहा. नहीं, तो आप जब आपका रिएक्शन खत्म हो गया तो आप Q को K से रिप्लेस कर दें. जब आपको पता चल गया कि रिएक्शन खत्म हो गया है, तो उस वक्त जो कंसंट्रेशंस आपने यूज की हैं, आप जब उनको यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इक्विलिब्रियम, और आपका इक्विलिब्रियम आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डेल्टा जी जो है वो 0 भी तो हो चुका होगा ना. यही तो प्रूफ है इसका कि जब आपका रिएक्शन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा जी आपका जो सा है वो 0 हो चुका होगा. इससे अच्छा प्रूफ क्या होगा आपके पास कि रिएक्शन हो गया है,
आपको प्रूफ ये मिलेगा कि ये सारी चीजें जो ये दोनों वैल्यूज जोन सी है वो इक्वल टू बट विद ऑपोजिट साइंस होंगी, और डेल्टा जी जोन सा होगा वो आपका 0 हो चुका होगा। तो ये भी तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि आपका रिएक्शन जोन सा है वो हो गया। लेकिन जब आपका रिएक्शन क्यू के मुताबिक जब आप मेजर करोगे तो ये अभी आपका 0 नहीं हुआ होगा। रिजवान ये ठीक है? समझ आ गई। ठीक है, अब आ जाए ये वाला न्यूमेरिकल। मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके लिए कॉपी किया हुआ है, ऐसे ही मैंने खुद से तो सारी बातें नहीं बनाया, जस्ट टू शो कि हम उस एक्सप्रेशन को कैसे यूज करते हैं। ये जो ऊपर बॉक्स है ना, इसके अंदर उसकी वो जो है स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है। मैं आपके साथ रीड कर लेती हूँ इसको। प्रिडिक्ट वेदर, अच्छा बेटा आपको ये नजर आ रही है? इज द स्लाइड क्लियर? बिकॉज मुझे अब आपका टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, अगर कोई मुझे बता दे। बेटे आप क्लियर है? अब आपको नजर आ रहा है उस पे जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे? You are now unmuted. ठीक है, ओके ओके ठीक है ठीक है। You are now ओके muted. मैंने क्या लिखा, ये ऊपर जो स्टेटमेंट है ना, ये क्या है कि यू हैव टू प्रिडिक्ट whether the following reaction will proceed spontaneously as written at 298 Kelvin। ठीक है, ये तो सारी जो बातें अभी हमने आज अपने लेक्चर में की हैं वो सारी की सारी आपको इस एक न्यूमेरिकल के थ्रू इंशाल्लाह और ज्यादा रीइंफोर्स हो जाएंगी। तो रिएक्शन क्या है? कोबाल्ट का आयरन का एक रिएक्शन हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, और उसके अलावा आपको आयंस और मेटालिक स्टेट में ये कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें कोबाल्ट आयंस की +2 आयंस की कंसंट्रेशन मोलैरिटी में दी हुई है। अब आप जरा इसकी कंसंट्रेशन देख लें, 1 मोल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर 1 मोल होती तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज होती ना, ये तो कोई और मोलैरिटी है। इसका मतलब है कि हम नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में कैलकुलेट, इस तरह जब आपके पास न्यूमेरिकल आए तो आप उसको जरा गौर से आपको देखना होता है कि आपके पास मोलैरिटी एंड कंडीशंस एंड व्हाट इज मेंशन्ड कि ये स्टैंडर्ड स्टेट की बात हो रही है कि नॉन स्टैंडर्ड स्टेट की बात हो रही है। एंड सी द कंसंट्रेशन के आपको यहाँ पर भी इस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन आयंस ये आपको 0.68 मोलर दी हुई है। ठीक है, तो ये आपको एक दिया हुआ है उसकी वो। सो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी? आपको अगला जो होना चाहिए बिफोर द एक्चुअल न्यूमेरिकल इज सॉल्व, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी क्या है कि आपने जो रिएक्टेंट्स उनसे देखे, सबसे पहले तो आपने ये पॉइंट आपको अपने पास 1 2 3 करके लिखे जो मैं आपको स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स बता रही हूँ, सो दैट व्हेनेवर यू एनकाउंटर न्यूमेरिकल्स तो आपको पता हो कि मैंने उनको उस पर क्या उसको किस तरह फोकस करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि रिएक्टेंट्स आर नॉट रन अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस, क्योंकि कंसंट्रेशन वो 1 मोलर तो नहीं हुई हुई। ठीक है, इस वजह से ये चीजें भी आपने गौर करनी है। अब हमें पता चला कि दूसरी स्ट्रेटजी हमारी क्या है कि यहाँ से हमें पता चला कि हमने स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया भी मालूम करना है, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन। तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पता है जी और ई दोनों जो से वो एक दूसरे से रिलेटेड है। सो वी नीड टू फाइंड आउट वाया द नर्स्ट इक्वेशन हमें EMF ऑफ द सेल एट द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये जो ई है ये हम लोगों ने असल में फाइंड आउट करना है। बिकॉज वंस वी नो द वैल्यू ऑफ ई, हमें ऑटोमेटिकली जी के साथ रिलेट करके स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, और ई को पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, ये भी हमें पता है, क्योंकि अगर ई पॉजिटिव होगा तो तभी जी जोन सा है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी हमें कैलकुलेट करनी है। और एक और चीज जो कि हमें यहाँ पे तो नहीं दी हुई, लेकिन जो कि हमें नर्स्ट इक्वेशन अभी हम पीछे देख कर आए हैं, हमें ये पता है कि नर्स्ट इक्वेशन के अंदर along with E there is another thing present which is E naught. What is that E naught? That E naught is the standard value of the, अच्छा ये मैं न्यूमेरिकल अब आपको करें, अच्छा which is the standard value of the electromotive force। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की स्टैंडर्ड वैल्यू का क्या मतलब है कि जब आपके रिएक्टेंट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे तो तब हम उसको कर सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड स्टेट वाली जो ई नॉट है ये हमें कैसे पता चलेगी? ये तो बड़ी आसान है, ये तो ऑलरेडी जो आपके पास, ये देखें
रिडक्शन पोटेंशियल्स की जो लिस्ट है उसमें से आपको जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एनोड का और कैथोड का वो ये वाला है। सी, ये पिछली दफा मेरे से रिजवान आपने ये सवाल किया था कि मैडम डू वी हैव टू लर्न बाय हार्ट द रिडक्शन पोटेंशियल्स की जो लिस्ट है या किस तरह पता चलेगा? तो मैंने कहा था कि नहीं, यू डो नॉट नीड टू लर्न इट बाय हार्ट। जाहिर बात है, एक अलग स्ट्रेटेजी में ये भी शामिल हो जाता है पॉइंट कि आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड वो आपको खुद आपको देखना, और ये आपको यहाँ पे देखें नजर भी आ रहे हैं। सो हाउ विल यू कैलकुलेट द ई नॉट एट द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द सेल्स? वो आपको पता है कि ई नॉट कैथोड माइनस द ई नॉट ऑफ द एनोड। एक आपकी कैथोड है और दूसरी जो सी है वो आपकी एनोड है, क्योंकि एनोड के ऊपर आपको नजर आ रहा है ऑक्सीडेशन होती हुई। देखिए आपने ऊपर रिएक्शन जब लिखा था तो वहां से ही आपको पता चल गया था कि आपकी ये वाली जो सी ऑक्सीडाइज हो रहा है बिकॉज इट इज रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन, और जो आपका आयरन है वो रिड्यूस हो रहा है बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है फ्रॉम द रिएक्शन कि आपकी ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और आपकी रिडक्शन क्या हो रही है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपने ई ऑफ द कैथोड और ई माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड उसको जब लगाएंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ द सेल जो सी है वो आ जाएगी। ठीक है, सो वंस you get to know about the standard E naught of the cell, तो आप तो बड़े आराम से आप अपनी एक्सप्रेशन के अंदर लगा सकते हैं। So you have to find E, put the value of E naught, ये सारा कुछ आपने डाला, N की वैल्यू आपको 2 पता है, log natural of the concentration of the product divided by the concentration of the reactants। वो concentration जो सी थी वो भी आपको दी हुई थी, ठीक है, that concentration was mentioned, ये आपको दी हुई थी। So once the concentration is given, आप आराम से कैलकुलेट करें और आपके पास वैल्यू आ गई। The value of E is minus 0.14। आप इसको कैलकुलेट खुद भी करके देख लीजिएगा। अब माइनस आई, और हमारा क्या क्राइटेरिया था कि अगर एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो E होना पड़ेगा, बिकॉज इफ E इज पॉजिटिव तभी वो G को नेगेटिव करेगा। E और G जो से वो ऑपोजिट एक दूसरे के साथ साइंस के साथ रिलेटेड है। मैम वोल्टेज किस वैल्यू कैसे पुट करनी है? कौन सी वोल्टेज बेटा? विच वोल्टेज बेटा? मुझे समझ नहीं आई। मुझे बेटा मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई। So, अब आपको देखा कि ये जब आपका E नेगेटिव हो गया तो ऑटोमेटिकली बिकॉज E इज नेगेटिव द रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस इन द इस डायरेक्शन में जिसके अंदर लिखा हुआ है इसके अंदर स्पॉन्टेनियस नहीं है। हाँ बेटा ये कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट इसकी ये जो वैल्यू ऊपर दी हुई है लॉग नेचुरल के साथ आप बना लें या आप लॉग टू द बेस 10 कर लें। ये जो पीछे हम लोगों ने मैंने खुद से तो कुछ नहीं किया हुआ बेटा, ये तो मैंने ये वैल्यू जो सी है ये डाली हुई है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग ऑन माय ओन। RT over NF, दिस इज फेरेडे है ना। RT over NF जो सी इसकी जो वैल्यू जो सी है ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, सिर्फ N जो है RT over N ये वो वाली वैल्यू उसके ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है। जो N है ये आप रिएक्शन को देख कर आप बनाते हैं, तो ये तो कांस्टेंट होती है बेटे। ठीक है, सो यहाँ से अब आपको पता चला कि अब जो वैल्यूज की आएगी, क्योंकि देखिए अगर आप शुरू की स्लाइड्स को फॉलो आई एम श्योर सारे बच्चे करते हुए आ रहे हैं, तभी आपको पता चला कि E को पॉजिटिव होना चाहिए तब G नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव है। देखिए अगर E पॉजिटिव होगी, अब यहाँ पे गौर करें, अगर E जो सी पॉजिटिव होगी तभी G जो सी आपकी नेगेटिव होगी ना। और ये जो E के साथ जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, चले मैं आपको एक और बात इसके बारे में बताती हूँ। नेगेटिव का क्या मतलब है कि हमारा जो सेल है इट इज शॉर्ट ऑफ दिस मच ऑफ एनर्जी। ये वोल्टेज जो सी है या सेल पोटेंशियल जो सा है जो हमने इस वक्त निकाला है, ये इसका मतलब है कि ये एनर्जी है जो कि होनी चाहिए इस सेल के अंदर ना। माइनस वैल्यू ऑफ E का जो मतलब होता है कि हमारा जो सेल है दिस इज शॉर्ट ऑफ दिस मच ऑफ एनर्जी। ये रिएक्शन जो सा है ये प्रोसीड नहीं कर सकता, इसको अभी इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये मैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो इसका यानी गैल्वेनिक सेल नहीं बना सकती, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल जरूर बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है तो आई हैव टू सप्लाई इट
कम अज कम इतनी तो जरूर करनी पड़ेगी, इतनी से वो चलेगा, इससे थोड़ी सी ज्यादा बल्कि कई दफा देनी पड़ती है, तो इतनी एनर्जी उसको जरूर सप्लाई करनी पड़ेगी। सो दिस इज बिकॉज इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। सो ये फिर क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो इससे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बना सकती, गैल्वेनिक सेल नहीं बना सकती, बट आई कैन कंस्ट्रक्ट एन सेल फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। ये बात समझ में आई है आप लोगों को? You are now muted. Peter, can somebody say something? ठीक है, और उसामा और रिजवान, बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। जी फातिमा, ओके आई विल रिपीट इट। आगे समझ। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन था इन दो रिएक्शंस का, दिस इज नॉट फेवरेबल फॉर फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि गैल्वेनिक सेल, क्योंकि गैल्वेनिक सेल के लिए स्पॉन्टेनियस होना जरूरी है। लेकिन ये जो है हम इसको वेस्ट नहीं कर सकते, हम ऐसे कॉम्बिनेशन के जो रिएक्शंस है एनोड और कैथोड के, इनके थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस जो सी है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपने बता दी है, मतलब जी? मैं सुन खुश हुआ, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बता दी। यहाँ से हम तो काफी कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ। स्पॉन्टेनियस का, सेल्स का, के इलेक्ट्रोलिटिक होगा, गैल्वानिक होगा, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। चल, वंडरफुल रिजवान, आई एम सो ग्लैड दैट यू अंडरस्टूड। देखिए आसान चीजें होती हैं, बट जस्ट द वे दे आर एक्सप्लेन ना, क्योंकि मसला पता है क्या होता है, सारी जिंदगी हमारे साथ हमें या तो कोई एक्सप्लेन नहीं करता, या हम उन चीजों को सही तरह गौर से देखते ही नहीं है। एक ही न्यूमेरिकल से आज मैंने सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन पे ही आपके साथ फोकस किया, और सारी जो चीजें थी एक्सप्रेशन की वो आपके लिए सब क्लास के लिए फेमिलियर थी, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग पहले करते हुए आए। बट द वे दे हैव बीन लुक्ड इनटू, मेरा मकसद भी ये, जब मैं आपके कोर्स कंटेंट को देखती हूँ तो उसमें से बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी शुरू की, जो अभी तक हैं, और आज के थोड़े से और लेक्चर में भी हैं, जो कि आप लोगों ने पहले अपनी अपनी की हुई हैं। हर टॉपिक में से आपने कुछ चीजें पहले की हैं। तो मेरा ये होता है कि वो चीजों के अंदर मैं वो चीजें अब डालूं आपके साथ, जो कि आपको उस वही नॉलेज जो है वो आपका थोड़ा सा और उसका जो है बिल्ड हो। ठीक है जी फातिमा, ये मैंने आपको बताया कि जब आप जो भी वैल्यू आपकी ई की निकलेगी, आप इवेंचुअली सिर्फ इस वैल्यू को का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसका जो साइन है, इसको देखें एक और चीज, दोनों माइनस में आ रही हैं। ये देखें, ये भी ई नॉट भी माइनस है, ये भी आपकी माइनस में आ रही है। तो अब इससे भी आप आपस में भी रिलेट कर सकते हैं कि अब आपका जो रिएक्शन कोशेंट वाली पोर्शन है उसको कैसा होना चाहिए, यानी कि बहुत सारी चीजें आप इसके थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, इनको आपस में, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो इसको डेल्टा जी को या ई को 0 होने के लिए आपको इस वैल्यू को इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये -0.16, आप इसको हिला जुला नहीं सकते। लेकिन आपकी ये वैल्यू अगर ई को 0 होना है, और 0 तब होगा जब इक्विलिब्रियम होगा, तो इसको इसके बराबर मैच करना चाहिए। अभी ये वैल्यू जो सी है ये कम है, इसको और ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह हमें इसकी वैल्यू को देख के, यानी कि एक ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आप ई के बारे में भी इंफॉर्मेशन, रिएक्शन कोशेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच, जरा फिर ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी सबको बेटा मेरी आवाज कट के आ रही है कि डिस्क्लियर। ठीक है, अच्छा अब जो हमने को पीछे जो हमने ये किया है अपना नर्स्ट इक्वेशन, इसको अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसकी चीजें ये है कि इसके अंदर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं। एप्लीकेशंस क्या है वो, बिफोर आई कम टू आज का जो टॉपिक, इसके अलावा जो कंडक्टोमेट्री का करना है कि ये हम लोगों ने जिस तरह पहले रिडक्शन पोटेंशियल की जो मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, एप्लीकेशंस फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, इसी तरह क्योंकि उन्हीं रिडक्शन पोटेंशियल्स के ऊपर ही आपकी नर्स्ट इक्वेशन और ये सारी बेस्ड है।
तो वो सारी की सारी जो एप्लीकेशंस थी वहां पे वो भी यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं फॉर द नर्स्ट इक्वेशन। यानी कि आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आपको कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक में जरूर पता होगा कि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं which are just soluble to a very small extent, यानी कि उनके आयनाइज होने वाले या प्रोडक्ट साइड पे जो आयन्स होते हैं वो कम होते हैं, ज्यादा जो सॉल्ट होता है वो एसोसिएटेड फॉर्म यानी कि अपनी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद होता है। तो अगर आप देखें वहां पे भी ऐसा भी अगर कोई सेल कंस्ट्रक्ट हुआ हो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, तो उन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की अगर आपको ई और ई नॉट्स मालूम है तो वहां पे भी आप उनका जो के की वैल्यू है, आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ KSP लगाते, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एक होता है आपका, आपको याद है इनऑर्गेनिक में आप लोगों ने किया होगा, आई एम श्योर 100%। हाँ, तो वो जो के है वो यही वाला के होता है बेटा। ये जो यहाँ पर आपने रिएक्शन कोशेंट की फॉर्म में देखा है या यहाँ पर हमने कोशेंट को रिप्लेस करके के बना दिया है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहां पे भी इस्तेमाल होता है। दिस इज द सेम थिंग। सो अगर आपको इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, एक तो वो तरीका है वो जो आप इनऑर्गेनिक में करते हैं, और एक आप नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू भी आप उस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ई पता हो, ई नॉट पता हो, आपको आर पता हो, टी पता हो, एन और एफ अगर आपको पता हो, तो इस तरह का ऐसे सॉल्ट्स का आप सेल बनाकर और वहां से आप KSP ये जो कोशेंट या के जिसको भी आप कह रहे हैं वो भी आप डिटरमिन कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस करके भी, यानी कि आप इस तरह का सेल कंस्ट्रक्ट करके उसमें से एक जो सेल का इलेक्ट्रोड का पोर्शन है हाफ सेल, वहां पे आपने टाइट्रेशन का कोई रखा हुआ है तो वहां से आप टाइट्रेशंस के एंड पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं। इसी तरह आप नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू आप pH को भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई ऐसा रिएक्शन हुआ है जिसमें आपके हाइड्रोजन आयंस या OH आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए भी आप नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। फिर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ये नर्स्ट इक्वेशन या उससे पहले जो हमने G की वैल्यू अगर निकाली है, इफ यू कंसंट्रेट ऑन G, आपको याद है डायनामिक्स में एक एक्सप्रेशन थी जिसमें डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, जो आपके फ्री एनर्जी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। आई होप यू रिमेम्बर, जिसके अंदर एंथैल्पी भी आती है माइनस टी डेल्टा एस, आपकी एंट्रोपी भी आती है। आपको याद है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, याद आ गई? तो अगर आपको, वेरी गुड, अगर आपको वो याद है तो आपको ये भी अब पता होना चाहिए कि हम इस नर्स्ट इक्वेशन को लिख के हम ना सिर्फ डेल्टा G ऑफ आवर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या सेल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अलावा जो बाकी थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं वो क्या है, H भी है और डेल्टा S भी है, वो भी हम ये जो एक्सप्रेशंस मैंने पिछली वाली स्लाइड में ऊपर लिखी हुई थी जिसमें डेल्टा G था और डेल्टा G नॉट था, वो भी आप मालूम कर सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, एप्लीकेशंस ऑफ दिस नर्स्ट इक्वेशन और इस इलेक्ट्रोकेमिकल जो सारा हमने सेटअप किया है इसकी हम वो भी हम सारी कर सकते हैं। सही है? ओके ओके बेटा, आ जाएंगे थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो मैडम ने कंडक्टोमेट्री लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ओके, कंडक्टोमेट्री लिखा हुआ है वो जो सा, इससे आपको थोड़ा सा ये अंदाजा हो रहा होगा कि आपकी थर्मोडायनामिक्स की अब आपको स्ट्रेंथ आपको मालूम हो रही होगी कि हम जिस टॉपिक को भी उठाते हैं, चाहे हम लोगों ने काइनेटिक्स उठाया, शायद उसमें हमने इतनी थर्मोडायनामिक्स नहीं की थी, लेकिन थोड़ी बहुत आपको नजर आई थी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में ऊपर जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, कि हर जगह आपको थर्मोडायनामिक्स का रोल जो सा है वो आपको नजर आता है। सो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो माशाल्लाह काफी स्ट्रेंथ के साथ हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स को हम लोगों ने देखा। ओके, नाउ कमिंग टू दिस स्लाइड नंबर 5, ये मैंने क्यों आपके साथ शेयर की, क्योंकि 4 मेजर टेक्निक्स हैं जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़नी है तो उससे ज्यादा, लेकिन जो आपके कोर्स का हिस्सा है वो बेसिकली 4 हैं। वो 4 क्या है, एक आपकी है कंडक्टोमेट्री जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, एक है आपकी पोटेंशियोमेट्री जो कि हम इंशाल्लाह कमिंग जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर करेंगे, एक है आपकी कूलोमेट्री और एक है आपकी वोल्टामेट्री। सो दे आर बेसिकली different types of techniques which are used in electrochemistry. Out of those
नंबर ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज, हम 4 टेक्निक्स हैं जो कि आपके कोर्स का हिस्सा है। उसमें से जो पहली टेक्निक है कंडक्टोमेट्री, जो कि सबसे बेसिक और सबसे आसान भी जो है वो है जो कि हम यहाँ करेंगे। वो क्या है कि ये जो रेगुलर आप अपनी कंडक्टेंस वाला पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं, आप मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी टर्म्स और जो आपकी जो डेफिनेशंस हैं, आई एम श्योर ये आप लोग सारे फेमिलियर होंगे। ये पिछले आपने बीएससी में, एफएससी में, ये सारी चीजें क्या थी, ये थोड़ा सा मैं, क्योंकि वो आपके यहाँ इसमें कोर्स में सारी बातें इंक्लूडेड नहीं है, वो आप अपने लिए जरा थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिएगा कि वो चीजें क्या हो। प्लीज लिख लें, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये छोटी छोटी सी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इस कोर्स के लिए, लेकिन फिर भी जरा थोड़ा सा उनको रिफ्रेश कर लीजिएगा कि वो चीजें हैं क्या। सो लेट अस सी, कमिंग टू दिस स्लाइड, कि क्या है कि ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन भी हो रहा हो और साथ इलेक्ट्रिकल जो सा है जो इनपुट या आउटपुट जो सी है वो भी हो रहा हो, which is used to determine the electrical conductance of an electrolyte solution by means of a conductor। यानी कि कंडक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपने फिजिक्स में भी यूज किया जी, कंडक्टिविटी ब्रिज हमने यूज किया, या कंडक्टोमीटर जो है हम लोगों ने यूज किया। और अगर आपने लैब्स की हुई हैं तो आपको लैब्स में पता है कि एक पीएच मीटर आप यूज करते हैं, इस शक्ल का होता है, इसमें छोटी सी प्रोब होती है, और आप कंडक्टिविटी मीटर भी इस शक्ल का यूज करते हैं, देखा है आपने, इस तरह का डिजिटल सा होता होगा, इसके ऊपर ऐसा वो उसका एक हुक सा है या उसका लीवर सा है जिसके नीचे एक इलेक्ट्रोड होती है, दैट इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन, और जब आप सॉल्यूशन डालते हैं तो आप जो दी जाती है यहाँ पे कंडक्टेंस उस सॉल्यूशन की क्या है वो आपको सिमेंस में या माइक्रो सिमेंस में आपको मिलती है। आपने इस तरह का इंस्ट्रूमेंट देखा हुआ है? अच्छा, रीबा ने नहीं देखा हुआ, और बाकी बच्चे जिन्होंने यहाँ लैब्स की हुई हैं? फातिमा ने देखा हुआ है, ठीक है। इकरा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा क्योंकि ये काफी बेसिक्स है। एक तो पीएच आप मालूम करते हैं ना पीएच मीटर के थ्रू, अब आपको पता चल गया कि पीएच भी आप मालूम कर सकते हैं, सारे काम आप ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू कर सकते हैं ना, इसलिए आपको पता है कि सारी एनालिटिकल जो केमिस्ट्री होती है उसकी सारी एप्लीकेशन जो सी है वो इलेक्ट्रोकेमिकली हो सकती हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा हुआ बेटा कोई बात नहीं, अगर आप लोग, जाहिर बात है ये हमारा वर्चुअल क्लासेस चल रही है, अगर आप जब अपनी इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर जब भी अल्लाह ताला हमें मौका दे, जब अपनी रेगुलर सेमेस्टर्स करेंगे और अपनी लैब्स आप करेंगे तो आप यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस ऑल दीज डिवाइसेस। ये डिवाइसेस बड़ी कॉमन सी है, लैब में अब यूज होती हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो पीएच जिस तरह एक आप स्ट्रिप डाल के अपनी पीएच मालूम कर सकते हैं, इसी तरह आप ये एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू भी करते हैं। तो ये आपका कंडक्टिव ब्रिज या कंडक्टोमीटर कहलाता है, वो आपका पीएच मीटर होता है, लेकिन अब पीएच मीटर्स ऐसे भी हैं जो डुअल पर्पस होते हैं कि उसमें आप डालें तो उसी सोल्यूशन की आपको पीएच भी मिल जाएगी, उसी सोल्यूशन की आपको कंडक्टिविटी भी मिल जाएगी। क्योंकि अभी आपने देखा कि कंडक्टिविटी और हाइड्रोजन आयंस मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जितने हाइड्रोजन आयंस होंगे उतनी ही पीएच होगी, और जितने हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे जितना वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सकते हैं उतनी ही वो कंडक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। So this is kind of like one of the जो मैंने एक sophisticated सा conductivity मीटर आपको दिखाया हुआ है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हमें इतनी डिटेल में तो नहीं जाने की जरूरत, जो कि उसकी जो करंट सोर्स होती है वो आपका एसी आपका होता है, करंट उसमें यूज होता है, और इलेक्ट्रोड जो सी इसके अंदर बिल्ट इन इस प्रोब के अंदर होती हैं। फिर उसके अलावा ये ग्लास की ट्यूब सी होती है जिसके अंदर ही फिट हुई हुई होती हैं आपकी इलेक्ट्रोड, और ये जो सा है ये आपको, ये जो आपने जो देखा होगा ये डिप टाइप का होता है ना, डिप करते हैं आप इसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली आपके सेल्फ कंपेंसेशन इसके अंदर सिस्टम की होती है, आपको रीडिंग्स दे देता है। अब आ जाएं कि हमारे पास जो आयंस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, हाउ वुड दे बी बिहेविंग, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो आपका होता है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ये कुछ चीजें जो कि मैंने आपके साथ लिखी हैं, लेकिन ये है कि यू कीप योर पेन्स एंड पेंसिल्स एंड थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड प्लीज राइट डाउन फ्यू थिंग्स जो कि मैं आपको साथ साथ इंशाल्लाह बताऊंगी। वो क्या है? द नेचर ऑफ द आयंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको हमने ये देखा कि हम अपना इलेक्ट्रोलाइट जो सा है वो यूज करते हैं ना, वी यूज आवर इलेक्ट्रोलाइट, हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो सा है इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट जो से हैं वो आपके
उनकी जो स्ट्रेंथ और उनकी कॉम्पोजिशन है वो बहुत इम्पैक्ट करती है आपकी द डिग्री ऑफ कंडक्टेंस. सो नेचर ऑफ द आइंस कि क्या वो कैटाइंस हैं, क्या वो एनाइंस हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑन दोस एनाइंस. मैम इसका इलेक्ट्रोड पीएच मीटर के इलेक्ट्रोड से डिफरेंट होता है? नहीं, एक ही तरह का होता है. इसीलिए तो मैंने आपको बताया है ना कि वो एक ही तरह का होता है, क्योंकि आप दोनों. ये सद्दाम, ये वाला जो सवाल आपने मेरे से पूछा है ना सद्दाम, ये मैंने अभी आपके ऊपर छोड़ा है. कंडक्टेंस का क्या मतलब? कंडक्टेंस होती है कि एक किसी भी सिस्टम की या किसी भी एक मटेरियल की एबिलिटी कि वो कंडक्ट कर सकता है कि नहीं. और कंडक्टिविटी जो सी होती है वो फिर बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वो उसकी शेप क्या है, साइज क्या है, लेंथ क्या है, इस तरह होती है. सो दिस इज द डिफरेंस. कंडक्टेंस है कि इट कैन कंडक्ट, एंड कंडक्टिविटी का मतलब है कि उसकी वो प्रॉपर्टी उस मटेरियल की कि वो किस चीज का बना हुआ है, ये उसका होता है. यानी कि एक कंडक्टिव है और एक नहीं कंडक्टिव. एंड देन व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ये इस तरह होती है बात. ठीक है. सो ये मैं इस छोटी सी चीज आपको बता दी है. ये अब आपको देखिएगा कि क्या कंडक्टेंस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी के ये कंडक्टिव है ये सब्सटेंस. व्हाट इज नॉट कंडक्टिव, मेटल इज कंडक्टिव. लेकिन व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मेटल डिपेंड करेगी कि वो किस तरह का मेटल है, उसकी कोई डायमेंशन जो सी है वो जो सी क्या है, उसकी अमाउंट क्या है, उसकी कोई फिजिकल शेप क्या है. सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस. ओके. अच्छा, और जी माद, ये जो आपने सवाल तो पूछा है इसमें जो सा है कि ये दोनों आपका एक ही प्रोब होती है, इसी वजह से तो आप डुअल पर्पस आपके होते हैं. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रोड क्या, क्योंकि सिर्फ कंसंट्रेशन ही तो मेजर करनी है. अभी आपने नर्स इक्वेशन में क्या देखा था, जो क्यू था वो सिर्फ कंसंट्रेशन बता रहा था ना बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. तो अगर वो आपको मालूम हो तो आप उसके थ्रू दोनों चीजें आप मालूम कर सकते हैं. ऐसा बन मैम हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को यूं भी तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कंडक्टेंस प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल. कंडक्टिविटी कि वो कितना कंडक्ट करता है. हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कुछ और प्रॉपर्टीज पे. बिल्कुल आपने ठीक कहा रिजवान. और कंडक्टिविटी जो सी है वो कितना कर सकता है वो डिपेंड करता है उसके उसकी कुछ फीचर्स पे. अगर मेटल है फॉर एग्जांपल, तो एक बड़े साइज की इलेक्ट्रोड है, एक छोटी है, तो जाहिर बात है उसका सरफेस एरिया मैटर करेगा, वो कितनी थिक है वो, तो वो कंडक्टिविटी हो जाती है. बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैंने भी यही बात ही की है. शाबाश. ठीक है सद्दाम, इट्स क्लियर नाउ. ओके ठीक है. लेकिन ये इसलिए मैंने कहा था ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तो अब आप खुद करेंगे क्योंकि ये वैसे भी मेरे कोर्स का हिस्सा नहीं हो, तो चूंकि मैं एडिशनल चीज आपको साथ साथ बताती हूँ. सो लेट अस लुक एट द नेचर ऑफ आइन. कैटाइंस हैं, एनाइंस हैं, वो किस तरह है आपको पता है. कैटाइंस और एनाइंस बोथ ऑफ देम दे विल मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. अब उनके ऊपर जो साइज ऑफ द आइंस मैटर अ लॉट, कि अगर साइज जो सा है वो स्मॉल है, सो अगर तो वो उनकी मोबिलिटी को किस तरह इफेक्ट करेगा. फॉर जनरली स्पीकिंग जो स्मॉल साइज्ड आइंस होते हैं दे हैव ग्रेटर मोबिलिटी, वो ज्यादा मोबाइल होते हैं. जो बड़े साइज के आइंस होते हैं वो उनकी मोबिलिटी जो सी है वो कंपैरेटिवली कम होती है. और ये भी डिपेंड करता है कि क्या वो आइंस जो से हाइड्रेटेड हैं कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखें किस तरह मैं आपको समझाऊं कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देखे थे दो तरह के होते हैं ना. एक आपके होते हैं सॉल्ट्स जो उनको मेल्ट कर दिया जाए, जिस तरह इलेक्ट्रोलिसिस में होता है. और दूसरा क्या होता है, सॉल्ट्स का सोल्यूशन बना दिया जाए. ठीक है. सो अगर आपके पास मेल्टेड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या मोल्टन सॉल्ट्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो आइंस प्रोड्यूस होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट है, एक तरह आपने उसको इलेक्ट्रोलाइट बनाया मेल्ट करके, और दूसरी तरह उसका इलेक्ट्रोलाइट बनाया उसका वाटर में सोल्यूशन बना के. अब दोनों सिचुएशंस में इट विल बी नोन एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों सिचुएशन में वो कंडक्ट कर सकता है. लेकिन उस आइन दोनों तरह के आइंस की मोबिलिटी जोन सी है मोल्टन स्टेट वाली इलेक्ट्रोलाइट में कुछ और होगी, और सोल्यूशन की फॉर्म में कुछ और होगी. वजह क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट के अंदर वो जो आइन है उसके इर्द गिर्द कोई और वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है. जबकि जब वो सोल्यूशन फॉर्म में है तो हर इंडिविजुअल आइन जो प्रोड्यूस हुआ है वो हाइड्रेटेड है. आपको पता है ना, जब हाइड्रेट होता है तो किस तरह होता है कि ऑपोजिट चार्ज जो वाटर मॉलिक्यूल्स के एंड्स होते हैं वो अट्रैक्ट कर लेते हैं उस आइन को. ये आपको पता है. कैन समबडी आंसर हाइड्रेशन जो आपको पता है फिनोमिना.
सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जब बनता है तो व्हाट हैपेंस, तो होना चाहिए। आमिर क्या हो गया बेटे, मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा। हाइड्रेशन तो हम लोग इस फिनोमिना को कहते हैं ना कि मतलब वो जो कोई भी सल्यूट हमने ऐड किया जैसे सोडियम क्लोराइड को, तो हाँ जितने हाँ वाटर के मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर रहे हैं हम लोग बोलते हाँ, हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही मैं पूछ रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि आपका एक आइन है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हमने बनाया तो सोडियम आइंस अलग हो गए, क्लोराइड आइंस अलग हो गए। अब क्या हुआ कि अलग होने का मतलब ये सोल्यूशन बनने का कि हर सोडियम आइन के इर्द गिर्द भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोराइड आइन जो है उसके इर्द गिर्द भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, ऐसे ही हो गया ना। तो क्या हो गया कि हमारे पास हाइड्रेटेड आइंस हो गए। अब ये तो था अगर सोल्यूशन की फॉर्म में आपका इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन यही सोडियम क्लोराइड अगर मैंने मेल्ट करके इलेक्ट्रोलाइट बनाया हुआ है तो उसके अंदर मेरे पास वाटर तो नहीं होगा, उसमें मेरे पास सोडियम आइंस होंगे और क्लोराइड आइंस होंगे। आई विल नॉट बी हैविंग दिस हाइड्रेशन अराउंड सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस। हाँ, ये बात क्लियर है। बेटा कैन यू से समथिंग सो दैट आई नो कि आपको ये बात पता है। मैम बिल्कुल। ठीक है ना। ये दोनों आपको यानी कि दोनों केसेस में जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो इलेक्ट्रोलाइट ही है, लेकिन एक केस में ये है कि उसके आइंस के इर्द गिर्द वाटर भी मौजूद है और जो मोल्टन सॉल्ट की फॉर्म में है उसमें उसके इर्द गिर्द वाटर मौजूद नहीं है। अब आप सोचें कि जो हाइड्रेटेड वाले आइंस थे वो ज्यादा हैवी हो गए ना, क्योंकि वो हैवीली हाइड्रेटेड है। अब इनकी मोबिलिटी जो सी है वो डिफरेंट होगी, यानी कि जब सोल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है तो मोबिलिटी ऑफ द आइंस इज डिफरेंट फ्रॉम द मोबिलिटी ऑफ द आइंस विच आर प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो से हैं वो डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड अगर मोल्टन स्टेट में है तो खाली सोडियम है और एक छोटा सा आइन है कंपेयर टू क्लोराइड आइन, क्योंकि क्लोराइड आइन बड़ा होता है। तो मोल्टन स्टेट में वो सोडियम आइन जल्दी से अपनी ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंच जाएगा, लेकिन यही सोडियम आइन जब हाइड्रेटेड होगा तो उसके इर्द गिर्द बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड चार्ज प्लस वन उसके इर्द गिर्द जो हाइड्रेशन होगी वो ज्यादा होगी ना, क्योंकि पोलराइज इस पे भी तो डिपेंड करता है ना, जो चार्ज डेंसिटी भी आपको पता है। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि जितना चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया। तो अगर छोटे साइज का आइन है तो उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है तो उसका मतलब है कि वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली जब वही आइन सोडियम जो है वाटर में आएगा तो अब ये हैवी हो जाएगा और अब इसकी मोबिलिटी जो सी है, हाइड्रेशन आइन की मोबिलिटी जो सी है, बिल्कुल अरीबा ने ठीक कहा कि वो कम हो जाएगी। तो ये फैक्टर जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो नंबर ऑफ थिंग्स, कैटाइन है या एनाइन है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ द आइंस, ये भी हम लोगों ने देख लिया इसके साथ ही रिलेट करके कि ज्यादा चार्ज है या कम चार्ज है। जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा, वो उसके ऊपर जो सा है चार्ज डेंसिटी जो सी ज्यादा होगी, वो ज्यादा हाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह साइज ऑफ द आइंस, ऑल थिंग्स जो सी है दे मैटर। नंबर 2, और कंडक्टेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द कंसेंट्रेशन ऑफ द आइंस। बिल्कुल ये बात भी ठीक है, जितना ज्यादा कंसेंट्रेटेड आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा यानी द स्ट्रेंथ एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत इफेक्ट करती है कंडक्टेंस को। अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि वो ज्यादा आयंस जनरेट कर सकता है। अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा क्योंकि वो पार्शली आयनाइज होता है तो उसकी कंडक्टिविटी जो सी है वो लो होनी चाहिए। इसी तरह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, उसमें ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे तो जाहिर बात है ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस मोर विद द कंडक्टिविटी। डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो लेस वुड बी द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड लेस वुड बी द कंडक्टिविटी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर। टेम्परेचर जो सा है वो भी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करता है। जितनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा कंडक्टिविटी जो सी है वो भी जनरली इंक्रीज करती चली जाएगी। वजह क्या है, क्योंकि दो हो रही है, एक तो प्रेशर इंक्रीज, जो मोबिलिटी है आइंस की यानी कि स्पीड जो है आइंस की माइग्रेशन की, क्योंकि आइंस ने माइग्रेट करना होता है ना टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। सो द डिग्री ऑफ माइग्रेशन ऑफ आइंस इंक्रीजेस, यानी कि उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। अभी हमने ये पहले भी बात की थी पिछले लेक्चर में। और दूसरा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो आयनाइजेशन है यानी कि सॉलिबिलिटी जो सी है
इलेक्ट्रोलाइट की वो भी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे। सो टेम्परेचर दो तरीकों से इफेक्ट करेगा। नॉट ओनली इट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ और द मोबिलिटी ऑफ द आयंस, it will also increase the ionization of the electrolyte, और उसकी वजह से भी ज्यादा आयन जो से है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये बात क्लियर है बेटा? यस मैम, क्लियर है। ओके, ठीक है ठीक है। हाइड्रेटेड आयन की मेरे कम होगी। अच्छा, अब क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, एक और चीज भी है जो कि पॉइंट यहाँ पर मैं अभी मेरे जेहन में आया कि कंडक्टिविटी के लिए एक और चीज भी इम्पोर्टेंट है कि जो आप सॉल्वेंट कर रहे हैं ना, उसकी नेचर जो सी है वो कितना विस्कस है या विस्कोसिटी उसकी क्या है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सॉल्वेंट जो है इट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, और जो आपके आयंस हैं उन्होंने जब आपका इलेक्ट्रोलाइट आपके सोल्यूशन फॉर्म में है तो सॉल्वेंट के थ्रू ही गुजर कर जाना है। तो उस केस के अंदर जो सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी जो सी है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आपका जो सोल्यूशन है, जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा विस्कस है, तो फिर आपकी कंडक्टिविटी जो सी है सोल्यूशन की कम होगी। और अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो कम विस्कस है, तो फिर आपकी जो सोल्यूशन की जो ओवरऑल कंडक्टिविटी है वो उसकी कम होगी। ठीक है, फॉर अ मोर विस्कस solvent the conductivity will decrease, and for a less viscous solvent the conductivity will increase. अच्छा, अब ये जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है तो मोबिलिटी ऑफ आयंस एंड ट्रांसपोर्ट नंबर, यानी कि हम जो मोबिलिटी ऑफ आयन है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें कैसे पता चलती है? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ नंबर व्हिच इज नोन एज द ट्रांसफर नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर। ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर है इसकी एक एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू कैटाइन मैंने दी हुई है। वो क्या है कि इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द चार्ज ट्रांसफर्ड बाय अ कैटाइन डिवाइडेड बाय द टोटल करंट। यानी कि क्योंकि करंट जो सा है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ एन आयन, यानी कि आयन जो सा है वो किस स्पीड के साथ अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, वो जो स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ दैट कैटाइन है या एनाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कैटाइन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरह ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन एनाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर है इसके साथ मैंने टी और प्लस लगाया हुआ है, और इसी तरह ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन अगर होगा पी और उसके साथ सुपरस्क्रिप्ट में माइनस हुआ होगा, वो होगा अगर u is speed of migration of cation and v is the speed of migration of an anion. So क्या है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन इज द स्पीड ऑफ द कैटाइन डिवाइडेड बाय द टोटल स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ कैटाइन प्लस द स्पीड ऑफ द एनाइन। और इसी तरह अगर एनाइन का बनाना होगा तो ऊपर v आ जाएगा और नीचे u प्लस v आ जाएगा। क्वांटिटी तो बताया ना बेटा मैंने अभी, तो आपको बताया है डिपेंड करती है तो नेचर ऑफ द आयन, अमाउंट ऑफ द आयन, कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम, वो सारी चीज यही तो होती है। और क्या होती है उम्मीद? द अमाउंट ऑफ द सैंपल, तो बेटा यही चीज तो होती है द कंसंट्रेशन। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है उम्मीद, यही था द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन। तो अमाउंट की जो आपने बात की है वो कंसंट्रेशन है, जाहिर बात है वी विल बी यूजिंग साइंटिफिक टर्म्स। इलेक्ट्रोड्स की तो अपनी क्वालिटी होती है ना, ये तो सोल्यूट की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी हैं। जी बिल्कुल, सॉल्वेंट की नेचर का ये मतलब है कि आपका अगर आप देखिए हनी के अंदर अगर आपने सोल्यूशन बनाया हुआ और एक बॉल बनाया हुआ है, तो हनी जो सा इट इज अ विस्कस सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल दिए, तो उसके अंदर आयंस का मूव करना मुश्किल है ना, तो कंडक्टिविटी कम होगी। लेकिन अगर वही सोल्यूशन जो सा है वो वाटर के अंदर बना हुआ है, बिकॉज वाटर इज लेस विस्कस देन हनी, तो आयंस जो से वो बड़े आराम के साथ मूव कर जाएंगे। ठीक है इकरा? अच्छा जी, आ जाए, ये आखिरी वाली स्लाइड है आज की। अभी तक फैक्टर्स देख रहे थे, तो हम एक और फैक्टर जो सा है जो कि आपकी
इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर चीजें जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखी थी वो जो आपका सोल्यूट था उसके लिहाज से थी, और कुछ चीजें सॉल्वेंट के लिहाज से भी हम लोगों ने देखी। अब हम ओवरऑल तो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है कि वो डाइल्यूट है कि वो कंसंट्रेटेड है इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिहाज से हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम अपने जो इलेक्ट्रोलाइट है या सोल्यूशन है उसको अगर हम डाइल्यूट करना शुरू कर दें तो फिर हमारी कंडक्टिविटी जो सी है वो किस तरीके के साथ चेंज होगी। और ये देखा गया कि व्हाट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इज, अगर आप इस ग्राफ को फॉलो करें तो आप क्या देख रहे हैं कि अपनी जो दिस साइड ग्राफ है जहाँ पे वो है कर्सर है, ये शो कर रहा है कि आपकी जो डाइल्यूशन जो सी है इस तरफ बढ़ रही है, यानी कि दिस साइड। एंड ऑन दिस साइड, ये वाली जो साइड है आपकी द राइट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ, इस तरफ आपकी कंसंट्रेशन जो सी है बढ़ रही है। ऑन दिस साइड यू आर डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन and on this side you are making the solution more concentrated। ठीक है, so dilution का मतलब ये है कि आप इसके अंदर ज्यादा solvent add कर रहे हैं। and when you are moving towards this side of the graph, यानी कि on the left hand side you are adding more solvent to the solution and see how the graph changes। आप ये देखें कि इस तरफ जाने से जो conductivity है, this is the molar conductivity, this is a graph between molar conductivity on the y-axis एंड डाइल्यूशन ओवर हियर। ये क्या है कि यहाँ इस साइड पे आपका सोल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट है और इस साइड पे आपका जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है, और जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस ग्राफ इज कि जितना आप अपने सोल्यूशन को डाइल्यूट करते चले जा रहे हैं उतनी ही कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से आपकी जो, मैं बल्कि यहाँ पे क्या करूंगी कि इस जगह जहाँ डाइल्यूशन लिखा हुआ है मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख दूंगी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए बात कि इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है और इस तरफ कंसंट्रेशन जो सी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये बात, ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, so on this side the concentration is increasing and on this side the concentration is decreasing, and what is it telling us is that the molar conductivity, अब molar conductivity की टर्म इस वजह से यूज की गई है क्योंकि जाहिर बात है हम कंसंट्रेशन को मोल्स के लिहाज से ही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, मोलैरिटी के लिहाज से हम करते हैं। सो इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये जरा इनकी जो डेफिनेशंस हैं ये जरा अपने लिए रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, so what is molar conductivity? The molar conductivity is increasing as we are diluting the solution, and it is seen that both for strong electrolytes as well as for weak electrolytes आपका ट्रेंड जो सा है ये एक ही जैसा नजर आता है। ठीक है, लेकिन दोनों के जो रीजंस हैं इंक्रीज करने के मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन वो जरा थोड़े से डिफरेंट है। आज हम वो जरा थोड़े से दो डिफरेंट जो उनसे रीजंस हैं वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डाइल्यूट करना शुरू करते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से तो द कंडक्टिविटी को इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन आई एम व्हाट वी आर लेकिन दैट इंक्रीजेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक सर्टेन एक्सटेंट पे जाकर फिर, यानी कि आप अनलिमिटेडली उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कीप ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन अनलिमिटेडली कि हमने डालते गए जब तक के ये ना हो कि सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया तब तो कंडक्टिविटी विल कम टू अ हॉल्ट, फिर तो वो रुक जाएगी। कंडक्टिविटी होगी जरूर बट इट विल कम टू अ हॉल्ट, रुक जाएगी, क्योंकि इतना ओवरवेलमिंगली उसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा कि आयंस को जगह ही नहीं मिलेगी मूव करने के लिए। तो दिस इज अनदर लॉ व्हिच सेज कि जब आप उल्टे बैकवर्ड जब जाना शुरू करते हैं, व्हिच इज अ कोलरश लॉ, कि आप वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को जब आप डाइल्यूट करना शुरू करते हैं, सो एन ऑब्जर्वेशन हैज बीन मेड कि जब आप इन्फिनिटली डाइल्यूट कर देते हैं और तो क्या होता है कि हर आयन जो सा है अपनी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी, और इन्फिनिट डाइल्यूशन
के ऊपर इस तरह का ट्रेंड जो सा है वो देखा, यानी कि कंडक्टिविटी ज्यादा तो है, नजर आ रही है, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी का ग्राफ है वो ऊपर कर रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी का ग्राफ जो सा है वो भी ऊपर, वो उसके नीचे लाई कर रहा है, विच शोज के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम है। लेकिन देयर इज एन ऑब्जर्वेशन विच हैज बीन मेड कि आप इन्फिनिटली कंसंट्रेटेड नहीं कर सकते सोल्यूशन को, लेकिन अगर आप इन्फिनिटली डाइल्यूट करना शुरू कर दें सोल्यूशन को तो मोलर कंडक्टिविटी, नॉट जस्ट कंडक्टिविटी, ये भी याद रखें, इसीलिए मैंने आपसे कहा था वो डेफिनेशन देखिएगा, खाली कंडक्टिविटी ही नहीं यहाँ लिखी हुई, इधर मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस लिखी हुई है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, नाउ यू हैव टू एक्सप्लोर इट फॉर योरसेल्फ, ताकि आपको समझ में आए, ये बात क्लियर हो और आपके लिए। सो मोलर कंडक्टिविटी आपकी जो सी है वो इंक्रीज कर रही है। अब दोनों की, चाहे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर बोथ इट इज गोइंग टू इंक्रीज, बट the reasons for both is different. What are the reasons? आए सबसे पहले weak electrolyte की conductivity with diluting the solution जो सी है, infinite का मतलब है कि आपने बहुत सारा solvent डाल दिया, आपका सोल्यूट बहुत थोड़ा रह गया और बहुत ज्यादा आपने solvent डाल दिया, ये उसका मतलब है infinite dilution, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा इन्फिनिट डाइल्यूशन जब आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है कि वो पहले ही बड़ा वीकली डिसोसिएटेड है, बस थोड़ा सा ही उसके अंदर आयंस प्रोड्यूस हुए ना, ठीक है, यानी कि आयंस जो से अगर कोई सॉल्ट है तो वो अपने रिस्पेक्टिव कैटाइन और एनाइन के अंदर, अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या वीक एसिड है तो बहुत ही कम उसके आयंस प्रोड्यूस हुए। और आपको पता है कंडक्टिविटी जो सी है वो जो डिसोसिएटेड स्पीशीज होती हैं, ए प्लस चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस वाली, उनके ऊपर डिपेंड करती है, not on the associated form of the salt or the electrolyte। तो क्या होगा कि वो कैटाइंस और एनाइंस या बहुत ही कम प्रोड्यूस हुए हैं, तो इस वजह से वो वीकली वो है इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जब हमने डाइल्यूट करना शुरू किया तो क्या होगा कि दिस डाइल्यूशन इज गोइंग टू कॉज एन इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको डाइल्यूट करने की वजह से वो जो सॉल्ट है वो और ज्यादा रिएक्शन जो उनसे फॉरवर्ड जाएगा और आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी कि आपके ज्यादा कैटाइंस और एनाइंस बनना शुरू हो जाएंगे। So because more of cations and anions would be formed, that is why when we dilute a weak electrolyte solution or an electrolytic solution, तो आपकी जो molar conductance है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। This was the reason for the weak electrolyte. Reason for strong electrolyte के strong electrolyte को जब हम dilute करते हैं तो वो किस basis पे उनकी जो molar conductivity है वो बढ़ती है। अब जो strong electrolyte है उसको ये मसला नहीं है कि उसके पास number of एनाइंस और कैटाइंस कम है, क्योंकि वो तो पहले ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ एनाइंस एंड कैटाइंस, और दैट यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। देखिए आपका ग्राफ की लाइन ऊपर लाई कर रही है, तो ऑलरेडी उसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन हम उसको और भी कैसे एनहांस करते हैं जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कि वो जो जितने भी आयंस है ना जो प्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सारे के सारे ही डिसोसिएट हो चुके हैं, ऑल दोस चार स्पीशीज दे आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत करीब हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट है ना वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हुई है। व्हेन यू ऐड मोर सॉल्वेंट, आप इसको डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है कि बीच में सॉल्वेंट आ जाता है फॉर द एनाइंस एंड द कैटाइंस, और उनके दरमियान स्पेस बढ़ जाती है। अब इनका जो माइग्रेट करना है टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। सो दिस इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे बच्चों। अगर आप लोगों का कोई सवाल है, मैं अगली दफा जब आऊंगी तो आप कहेंगे तो बेशक मैं इसी स्लाइड से दोबारा भी स्टार्ट करूँ। काफी वीकली डिसोसिएटेड है, उसमें जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं वो काफी कम है। So we want to increase the number of ions, क्योंकि जब आयन ज्यादा होंगे तो इसके अंदर इसकी जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगी। So one way of increasing, जब ये डाइल्यूशन होती है तो चूंकि सॉल्वेंट ज्यादा आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि that actually helps to dissociate the weak electrolyte more, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएशन हुई वो उस सॉल्वेंट के अंदर हुई थी। अब जब हम इसको और डाइल्यूट करते हैं तो दैट पुशेस द रिएक्शन फॉरवर्ड,
जिसकी वजह से मजीद आयन जो से बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। The degree of dissociation of a weak electrolyte increases when we dilute the solution. उस डिग्री की ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, यानी कि अब ये थोड़ा सा और आयंस दे देगा, और जब और आयन सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे तो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। ये वाली इक्वेशन कुछ भी नहीं, ये बता रहा है कि आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है ना ओवरऑल, वो डिपेंड करती है ऑन द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ दीज आयंस। यानी कि आपकी जो ओवरऑल कंडक्टिविटी है ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज द मोलर कंडक्टिविटी, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटाइन, अभी आपने देखा कि कैटाइन ने अलग से ट्रांसपोर्ट होना है अपने इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनाइन, जो एनाइन है उसने भी अलग से होना है। ये देखिए ऊपर कॉलरोश लॉ क्या है, कैनाइजेशन होने के बाद हर आयन जो सा है वो अपनी कंट्रीब्यूशन करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सारे फैक्टर्स देखे थे ना कि जी कैटाइन कैसे मूव करेगा, एनाइन्स बड़े होते हैं उनकी मोबिलिटी स्लो होती है, कैटाइन जो सा होता है वो स्मॉल साइज होता है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। तो जब एक सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है और कंडक्टेंस कर रहा होता है, जी मैं अभी बता देती हूँ इकरा, एक मिनट। तो क्या होता है कि आपके पॉजिटिव आयंस अपनी खुसूसियात की वजह से, बिकॉज कैटाइंस हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर टू द एनाइंस, मोबिलिटी के लिहाज से या चार्ज डेंसिटी के लिहाज से, तो हर किसी की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो सी है वो काउंट होती है, एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, हाँ ये होती है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के केस में सदाम। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके केस में ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो आयंस जो से ऑपोजिटली चार्ज वो बहुत करीब करीब होंगे। उस करीब करीब होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे को होल्ड किया हुआ होगा और वो अलाउ नहीं कर रहे होंगे, और बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना। तो जब हम डाइल्यूट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो उसमें यह होता है कि बीच में ज्यादा सॉल्वेंट आ जाता है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स कर जाते हैं। उनके दरमियान आपस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जो उनकी आयनिक फोर्स से ज्यादा डेवलप हुई है वो थोड़ी सी लूज हो जाती हैं, और वो बड़ी स्पीड के साथ अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, इकरा क्या क्वेश्चन था असाइनमेंट नंबर 2 वाला? मुझे इस तरह जुबानी तो अब इस वक्त याद नहीं आ रहा कि व्हाट वाज क्वेश्चन 2। कैन यू टेल मी? Ikra, please can you tell me what was the second question? I can't recall at the moment. हाँ बेटा, वो वाला जो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर आपने दोनों के जो प्रोज एंड कॉन्स है आपकी डिफरेंशियल रेट लॉस के और जो आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉज हैं उनके बारे में आपने करना है। और इनिशियल रेट लॉस जो है उसका मतलब भी ये कि आप डिफरेंशियल जो इक्वेशंस है उनको यूज करें, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशंस दे गिव बेटर रिजल्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन में क्या होता है कि आपका बड़ा स्टीप सा कर्व बनता है, आपको पता है ना, जो मैंने कर्व आपके साथ शो किया था रिएक्शन का, शुरू में बड़ा स्टीप होता है। तो वो जो स्टीप कर्व होता है वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं they are basically used to determine the initial rate laws। तो वहां से हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंशियल तो वैसे हर जगह यूज होती है हर पॉइंट पे, लेकिन ज्यादा उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो है एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। जी बिल्कुल, इनिशियल रेट्स बिल्कुल, डिफरेंशियल इक्वेशंस दे आर बेसिकली यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। जी इकरा, आपको समझ में आई है बात? ठीक, ओके, सही।
Any other question, beta?